इन 3 स्थानों पर बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, 3 स्थानों पर बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। वे 3 स्थान कौन कौन से हैं? हर माता पिता चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर परिवार में जाए और सुखी जीवन व्यतीत करे। माँ बाप अपने चलते अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर वर की खोज करते हैं और सुखी संपन्न घर में बेटी का विवाह करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो, बेटी की ही अधिक चिंता थी क्योंकि उसे पराए घर जाना था। बेटी अच्छे घर में पहुंच गई, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो गईं। बेटे की इतनी चिंता नहीं होती है क्योंकि बेटा तो जीवन भर अपने पास ही रहता है। पर मित्रों, बेटी को संपन्न घर में भेजने पर भी माँ बाप की चिंताएं कम नहीं होती। बेटी की ससुराल वालों की ओर से 1000 तरह की शिकायतें आ जाती हैं। नए नए उल्हाने बेटी के पिता को चैन से सोने नहीं देते हैं। पिता की सारी उम्र बीत जाती है उन शिकायतों को सुनते सुनते, उन्हें पूरा करते करते। कई बार तो दहेज के भूखे उन हैवानों की ओर से बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। वे उनकी जान तक ले लेते हैं। ऐसे में एक बेटी के पिता का दुख और बढ़ जाता है। बेचारा पिता कर भी क्या सकता है, अपनी बेटी के लिए न्याय मांगते मांगते कोर्ट कचहरी के जीवन भर चक्कर काटता रहता है। कई बार न्याय हो भी जाता है और कई बार न्याय नहीं मिल पाता है। आखिर मन मारकर बैठने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। बेटी भी चली गई और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा लिए। बेटी जीवित थी तो उसकी खुशियों के लिए दौड़ता रहा, बेटी मर गई तो उसके न्याय के लिए दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते बाल पक गए, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई और एक दिन सांसें थम जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितना संघर्ष भरा है एक पिता का जीवन। इसलिए ध्यान रहे, धन के लोभियों, अपनी बहू के पिता की इस कष्ट कथा को समझकर चलना। बेटियां तो विधाता ने आपको भी दी होंगी। अपनी बेटी से ही अनुमान लगा लेना कि दूसरे की बेटी के माता पिता का क्या हाल होगा। हर बेटी के माँ बाप को आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूं, जो आपके लिए, आपकी बेटी के लिए हित भरा हो सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि बेटी का विवाह किन किन स्थानों पर नहीं करना चाहिए। मित्रों, किसी नगर में एक कृपाराम नाम का निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर 16 वर्ष की बेटी थी जिसका नाम था लज्जावती। कृपाराम अपनी इकलौती बेटी से बहुत स्नेह करता था। लज्जावती बहुत ही होशियार और होनहार लड़की थी। वो रोजाना विद्यालय जाती और विद्यालय से लौटकर अपने पिता को खाना पहुंचाने जाती थी। उसका पिता कृपाराम एक सेठ के यहां मजदूरी करता था। लज्जावती जब भी खाना लेकर जाती तो सेठ उसे खूब गौर से देखता था और सोचता था कि यह लड़की बड़ी ही सुंदर और बुद्धिमान, सुशील और संस्कारी लग रही है। क्यों ना इसे मैं अपने घर की बहू बना लूं। मुझे अपने बेटे की शादी तो कहीं ना कहीं से करनी ही है। उसका क्या पता वो कैसे गुण विचारों की हो। कहते हैं घर की स्त्री यदि पढ़ी लिखी और संस्कारी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और यदि वो कुविचारों वाली आ जाए तो वही घर नर्क बन जाता है। घर में अशांति और कलेश फैले रहते हैं। सेठ सोचने लगा कि लज्जावती तो मेरी देखी हुई है, इससे अधिक अच्छे विचारों की बहू मेरे लिए नहीं मिल सकती। यही सोचकर सेठ ने एक दिन कृपाराम से कहा, हे भाई कृपाराम, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं तुम्हारी बेटी लज्जावती को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। तुम्हारी सुशील कन्या यदि मेरे घर में आ जाएगी तो मेरे घर की किस्मत चमक जाएगी। सेठ की बात सुनकर पहले तो कृपाराम को कुछ आश्चर्य सा हुआ कि लगता है सेठ मुझसे मजाक कर रहा है। पर जब उसने देखा कि वास्तविक सेठ मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सेठ जी, मेरी बात का बुरा मत मानना। यदि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बन जाएगी तो इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा और मेरा कोई मेल है? आप एक धनी सेठ हैं और मैं कहां आपका नौकर।
हमारे तुम्हारे बीच में भारी असमानता है। विद्वान लोग कहते हैं कि मित्रता और विवाह संबंध बराबर वालों में ही शोभा देते हैं। बड़े छोटों के बीच संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। और मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि मैं आपकी बारात की ही खातिर कर सकूं। ऐसा बोलकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। तब सेठ कहता है, हे कृपाराम, तुम चाहे कुछ भी कहो, पर हमारे घर की बहू तुम्हारी बेटी ही बनेगी। मित्रों, इतना कहकर सेठ अपने घर पहुंचा और अपनी सेठानी और बेटे से परामर्श लिया। कृपाराम की बेटी की बात सुनकर सेठानी और उसका बेटा एकदम से उछल पड़ा। कहने लगे, आपकी बुद्धि तो नहीं सटिया गई। उस गरीब मजदूर और हमारा क्या मेल है? वो मजदूर भला हमारे लिए क्या दे सकता है? तब सेठ बोला, हे सेठानी, वो अपनी रतन जैसी कन्या हमें देगा, और वो भी संस्कारी और सुशील है। इससे ज्यादा तुम्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कन्या धन से बड़ा कोई धन नहीं होता। तुम चाहे करोड़ों की दौलत जोड़कर रख लो, यदि बहू कुलटा और कुलक्षणी आ जाए तो वो दौलत कितने दिन ठहर सकती है? यदि बहू सुलक्षणा होगी तो कंगाल परिवार भी संपन्न हो जाता है। सेठानी के बार बार मना करने पर भी सेठ नहीं माना और उसने जबरदस्ती अपने बेटे का विवाह कृपाराम की बेटी के साथ कर दिया। कृपाराम सेठ के घर में अपनी बेटी को ब्याह कर बड़ा खुश था, परंतु एक मजदूर की बेटी बहू बनकर सेठ के घर में आ गई। यह बात सेठानी और उसके बेटे को सही नहीं जची। वे उसे दिन रात प्रताड़ित करने लगे, परंतु सेठ के डांटने पर वे चुप हो जाते थे। उन्होंने उसे घर से निकालने का बड़ा प्रयास किया, परंतु सेठ के रहते उनकी मनसा सफल नहीं हो सकी। धीरे धीरे इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। लज्जावती सेठानी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे मौका ढूंढते थे कि कब इसे अपने घर से बाहर करें। मित्रों, संयोग से एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ के मरने के बाद सेठानी और उसके बेटे ने एक योजना बनाई कि क्यों ना बहू को जहर देकर मार दिया जाए, और फिर सेठानी अपने बेटे का विवाह किसी धनी परिवार से कर लेगी। उन दोनों ने लज्जावती को मारने का निश्चय कर लिया। अब तो सेठानी लज्जावती से बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगी, खूब प्रेम करने लगी, जिससे कि उसके घर वालों को यह आभास न हो कि सेठानी ने अपने बेटे के साथ मिलकर लज्जावती को मार दिया है। प्रिय बंधु, एक दिन सेठानी ने लज्जावती से कहा, बहू, आज तुम बैठो और मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाकर खिलाती हूं। बताओ, तुम्हें भोजन में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? तब लज्जावती ने अपने मनपसंद का भोजन बता दिया। उसकी सास ने भोजन तैयार किया और उस भोजन में जहर मिला दिया। बेचारी लज्जावती नहीं जानती थी कि सास के इस प्यार भरे व्यवहार में कोई दुष्टता छुपी हुई है। लज्जावती सास के द्वारा बनाए गए भोजन को खाकर सो गई। वो बेचारी सदा सदा के लिए सो चुकी थी। जब ये बात कृपाराम को पता चली तो वो समझ गया कि उसकी बेटी ने जहर नहीं खाया, बल्कि उसे जहर देकर मारा गया है। वो सेठानी और उसके बेटे की मनसा को पहले से जानता था। पहले भी उनका व्यवहार बेटी के प्रति कुछ ठीक नहीं था। वो तो सेठ की वजह से शांत बने रहते थे। बेचारा कृपाराम पुलिस के पास पहुंचा और बेटी की हत्या की बात कही, पर सेठानी ने पहले ही पुलिस से सांठगांठ कर रखी थी, इसलिए पुलिस ने आत्महत्या का केस बना दिया। बेचारे कृपाराम ने बहुतेरी दौड़ भाग की, पर बेटी के हत्यारों को सजा नहीं दिला सका। उसके पास इतना पैसा नहीं था वो बेटी के न्याय की लड़ाई लड़ सके, पर क्या करता, हार कर मजबूर होकर घर बैठ गया। उसकी बेटी के हत्यारे आज भी खुले घूम रहे थे। कृपाराम अपनी करनी पर पछता रहा था कि यदि वो सेठ की बात मानकर बेटी का विवाह उसके घर में नहीं करता तो आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। किसी ने सच कहा है कि इन 3 स्थानों पर बेटी का विवाह भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जहां दोनों पक्षों के बीच भारी असमानता हो। कन्या का पिता बहुत निर्धन हो और लड़का वाला अत्यंत धनी हो। दोनों के बीच यदि बराबरी ना हो तो ज्यादा ऊंच नीच भी ना हो। विवाह संबंध और मित्रता हमेशा बराबर वालों में ही शोभा देते हैं। नंबर 2, जो धन के अत्यंत लोभी हों, पैसों के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हों। पैसों के लिए वे अपना मान सम्मान भी बेचने को तैयार हों,
ऐसे लोगों में बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो परिवार संस्कारों से रहित हों, जो वेद के पठन पाठन से रहित हों, जिनके घरों में पुरुष संतति ना होती हो, जिन कुलों में स्त्री और पुरुषों के शरीर पर बहुत लंबे बाल उगे हों, जिन कुलों में कुष्ठ के रोगी हों, मृगी के रोगी हों, जिन कुलों में अक्षमा नाम की बीमारी हो, बवासीर के रोगी हों, जिन कुलों में सफेद दाग के रोगी हों, ऐसे परिवारों में धन धान से संपन्न होने पर भी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।